हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर का टॉपिक रेनफेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में सेकेंड लेक्चर है इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग इन इंडियन एग्रीकल्चर। मतलब सूखी खेती जो होती है उसका क्या महत्व है भारतीय कृषि में। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो जैसा कि सबसे पहला जो पॉइंट है हम लोग का वो है कि यहाँ की रूरल जनसंख्या, क्या रूरल जनसंख्या करीबन 70% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या है 70%, यह सूखे क्षेत्रों में रहती है। क्या सूखे क्षेत्रों में रहती है। और इनका जो लिवलीहुड है, जो जीवन है, यह डिपेंड करता है कि उनका क्या फसल अच्छी हो रही है या सक्सेस हो रही है। यदि फसल अच्छी होगी तो उनका जीवन भी अच्छा रहता है। अगर फसल में कोई दिक्कतें होती है तो उनका भी फसल मतलब जीवन खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सूखा पड़ जाएगा तो उनकी जीवनी के साथ साथ भोजन और मतलब जितनी भी आवश्यकताएं हैं जीवन की, वो सभी पूरी नहीं हो पाती। तो स्टूडेंट्स, ये पहला पॉइंट था। सेकेंड है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर प्ले अ डिस्टिंक्ट रोल इन इंडियन एग्रीकल्चर ऑक्युपाइंग 60% ऑफ कल्टिवेबल एरिया। मतलब क्या कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जो है भारतीय कृषि में बहुत ज़्यादा ही महत्व रखता है। करीबन 60% कल्टिवेबल एरिया में सपोर्ट्स 40% ह्यूमन पॉपुलेशन एंड 60% लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। जितना कल्टिवेबल एरिया है उसमें से 60% ये ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के में रूप में है, और जिसमें से जो सपोर्ट क्या कर रहा है कि 40% हमारी जनसंख्या को, ह्यूमन जनसंख्या को, और उसके बाद 60% जो पशु पाले गए हैं उनको ये प्रभावित कर रहा है। अगला, द कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर इन इंडिया अबाउट 42% ऑफ द टोटल फूड ग्रेन। क्या 42% टोटल फूड ग्रेन, नोट करिएगा पॉइंट कि 42% टोटल फूड ग्रेन, 75% ऑफ ऑयल सीड और 90% ऑफ पल्सेस एंड 70% ऑफ कॉटन। ये कहाँ हो रहा है? ये रेनफेड एग्रीकल्चर से, भारत से हो रहा है। उसके बाद बात करें हम लोग बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के बाद, क्या 20वीं शताब्दी के अंत तक द कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर विल हैव टू बी 60%। क्या यह 60% हो गया इफ इंडिया टू प्रोवाइड एडिक्वेट फूड टू 1000 मिलियन पीपुल। अगर भारत को क्या 1000 मिलियन पीपुल को भोजन कराने में यह 60% का ड्राईलैंड का हिस्सा हो गया है। 60% हिस्सेदारी ड्राईलैंड ही निभा रही है। हैंस ट्रेमेंडियस एफर्ट बोथ इन द डेवलपमेंट एंड रिसोर्स इन फ्रंट ऑफ अचीवमेंट। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है जिससे कि इस जो गोल है, इतना भोजन, सभी लोगों को भोजन की, इस डेवलपमेंट की, तो ये कंप्लीट किया जा सके। मोर देन 90% ऑफ द एरिया, क्या करीबन 90% से ज्यादा एरिया अंडर सोरगम, ग्राउंडनट एंड पल्सेस इज रेनफेड। मतलब जो सोरगम का, ग्राउंडनट, मूंगफली का और जितनी दाल वाली फसलें हैं, करीबन 90 से ज्यादा परसेंट इन सभी फसलों को रेनफेड एरिया में ही उगाया जा रहा है। इन केस ऑफ मेज मेज की बात करें, मक्के की और चिकपी, चने की, तो 82 और 85% एरिया रेनफेड में उगाई जा रही है, मतलब जो पानी की कमी में। उसके बाद 78% कॉटन की एरिया भी रेनफेड में ही उगाई जा रही है। मतलब कॉटन जो है, कपास, उसे भी 78% एरिया रेनफेड कंडीशन में ही उगाई जा रही है। मस्टर्ड की बात करें तो यह 65.8% एरिया रेनफेड में उगाई जा रही है। और इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्टिंगली है, मतलब बहुत ज़्यादा और सरप्राइजिंगली 61.7, 44 और 35% एरिया राइस, बार्ली और व्हीट का रिस्पेक्टिवली रेनफेड में उगाई जा रही है। मतलब क्या सूखे कंडीशन में 61.7% राइस का एरिया, बार्ली, जौ की 44% और व्हीट की 35% एरिया सूखे में ही उगाई जा रही है। तो ये इतना हम लोग को इंटरेस्टिंगली, मतलब इसे जानना चाहिए कि इतना क्यों ऐसा कंडीशन हो गई है भारत की। एट प्रेजेंट, आज के ज़माने में 3 हेक्टेयर ऑफ ड्राई लैंड क्रॉप प्रोड्यूस सीरियल ग्रेन इक्विवेलेंट टू द प्रोड्यूस इन 1 हेक्टेयर ऑफ इरिगेटेड क्रॉप। मतलब कि 3 हेक्टेयर, यदि बात करें 3 हेक्टेयर क्रॉप, जो ड्राई लैंड क्रॉप में जितना फसल उग रहा है, जितना फसल का सीरियल क्रॉप उग रहा है, वो 1 हेक्टेयर इरिगेटेड क्रॉप के बराबर होता है। मतलब जहां पर पानी की व्यवस्था है वहां पर अगर 1 हेक्टेयर अनाज
अनाज उगाया जाए तो उतना बराबर होता है सूखे वाले कंडीशन में 3 हेक्टेयर में उगाने का। तो सोच लीजिए कितना एरिया का अंतर पड़ रहा है। विथ लिमिटेड स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया, क्योंकि हम लोग को पता है कि एरिया हम लोग बढ़ा नहीं सकते, क्षेत्र जुताई के लिए क्षेत्र अब बढ़ सकता है, जमीन तो अब रबड़ तो है नहीं कि तनेगी, यह जितनी है उसी पर सीमित है। लेकिन जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब इस बढ़ती हुई जनसंख्या में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो कर क्या सकते हैं? सिर्फ मॉडर्न टेक्निक और इनपुट, जो नई तकनीक और इनपुट्स हैं उनको लगा करके पर कैपिटल लैंड जो है विच एवाज 0.28 हेक्टेयर इन 1990 एंड एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन इन 0.19 हेक्टेयर इन 2000। मतलब ये पुराना डेटा है कि मतलब 0.28 हेक्टेयर पर आदमी पर 1990 में था, जो कि 0.19 हेक्टेयर 2010 में हो गया, और इस समय करीबन 0.14 हेक्टेयर ही बचा हुआ है पर व्यक्ति पर जमीन लैंड की। तो इतने कम जमीन में अगर हम लोग इतना करेंगे तो हम लोग को भोजन क्या कुछ नहीं हट पाएगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि कुछ ना कुछ प्रोसेस करके, इसमें कुछ ना कुछ दिमाग लगा के माइंड करके कुछ अच्छा तकनीक यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकते हैं। तो द प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेन्स आर लेड already shown a plateau of irrigated condition due to problems of related nutrient exhaustion, salinity build due to rising water table। क्या कि जो ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी है यह बढ़ जाती है पानी कंडीशन में रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टन। ये मतलब यदि क्या होता है, न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा, सैलिनिटी बन जाती है और वाटर टेबल बढ़ जाता है। देयरफॉर द चैलेंजेज इज द प्रेजेंट मिनिमम। यह जो चैलेंज है, दिक्कतें हैं, यह हमेशा से प्रेजेंट हैं। वुड बी प्रोड्यूस मोर फ्रॉम ड्राई लैंड while the ensuring conserving of existing resource। मतलब जो हम लोग के पास रिसोर्स है, जो संसाधन है, उसको बचाने में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। हेंस न्यू स्ट्रेटजी विच वुड हैव टू बी इवॉल्व विच वुड मेक अ फ्राइबल ड्राईलैंड इकोसिस्टम। मतलब हम लोग को कोई ना कोई एक नई तकनीक, नई स्ट्रेटजीज लागू करनी होंगी जो कि इवॉल्व करे विच वुड मेक फ्रेजाइल ड्राईलैंड इकोसिस्टम एंड मोर प्रोडक्टिव एज वेल एज सस्टेनेबल। मतलब कि उस सूखे खेती में ही कुछ ना कुछ नई तकनीक लगा करके हम लोग को उसे भी मोर प्रोडक्टिव करना चाहिए, मतलब ज्यादा उपज देने वाली जमीन करना चाहिए, जिससे कि वह सतत विकास हो, मतलब सस्टेनेबल भी हो, कि मतलब हम लोग भी उसे यूज कर सके और आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग करके अच्छा प्रोडक्शन पा सके। इन ऑर्डर टू अचीव एवरग्रीन रेवोल्यूशन, और इसी तरीके से सदाबहार रेवोल्यूशन पाने के लिए, क्रांति लाने के लिए, वी शैल हैव टू मेक ग्रे एरियाज ड्राई लैंड एज ग्रीन थ्रो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनोवेशन। मतलब आज के ज़माने में जो नई तकनीक आ रही है उनकी मदद से ये जो ग्रे एरिया है, मतलब भूरी क्षेत्र है, मतलब जहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं उग रहा है, उसे भी हम लोग को ग्रीन करना होगा नई तकनीक लगा के, जिससे क्या हो कि प्रोडक्शन बढ़े और देश का विकास हो। साथ में आगे हम लोग बात करें, ड्राई लैंड ऑफर गुड्स स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। ड्राई लैंड में एक सबसे अच्छा क्या क्या यूज किया जा सकता है? एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री और हॉर्टी सिल्विक पास्चर एंड सच अदर सिमिलर सिस्टम। कई तरीके के सिस्टम। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? मतलब जहाँ पे पेड़ और अनाज मतलब फसल साथ में उगाई जाए। सोशल फॉरेस्ट्री सामाजिक फॉरेस्ट्री। हॉर्टी सिल्विकल्चर पास्चर ये भी कह सकते हैं, जिससे क्या हो कि भोजन भी मिले और विलेज पीपुल्स को फ्यूल वुड भी मिल जाए, टिम्बर भी मिल जाए, फॉडर भी मिल जाए, मतलब एक साथ ही कई फसलों का चुनाव कर सकते हैं। जैसे जो हम लोग बोलते हैं एमटीपी, मल्टीपर्पज ट्रीज, उस तरीके का भी यूज कर सकते हैं। या फिर सूखे में कम पानी में और भी तरीके के व्यवस्था करके हम लोग अपने इकोलॉजी को मेंटेन करके अच्छा बना सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा कि कई तरीके के जो दिक्कतें आ रही थी वो सभी मेंटेन की जा सकती हैं। तो ड्राई लैंड में जो सूखे सूखे एरिया है वहाँ पर भी आसानी से अनाज उगा सकता है, वहाँ पर भी अच्छे प्रोडक्शन पाया जा सकता है नई तकनीक का यूज करके, जिससे क्या होगा कि हमारे देश का विकास होगा। तो मेन यही था इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।